फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस आयरिश पोएट W.B. येट्स की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन। ये पोएम 1928 में पब्लिश की गई थी उनकी फेमस कलेक्शन द टावर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग टाइटल से समझ सकते हैं, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, ये जो पोएम है ये स्कूल चिल्ड्रंस के बीचों में लिखी गई है। वहाँ जाने पर, इन स्कूल के बच्चों के बीच जाने पर येट्स को कैसा फील हुआ, क्या कुछ उन्हें याद आया और क्या कुछ वो सोच रहे थे अपने पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, उन सभी बातों को येट्स ने यहाँ पर समझाया है। फ्रेंड्स, जब ये पोएम येट्स ने लिखी थी तब वो 60 इयर्स के थे और साथ ही वो एक आयरिश सीनेटर का काम करते थे। उनका काम क्या था कि वो स्कूल्स में जाते थे, इंस्पेक्शन लेते थे स्कूल का कि वहाँ की पढ़ाई कैसी चल रही है, वहाँ का माहौल कैसा है। और ये जो पोएम का स्पीकर है ये भी यही काम कर रहा है। इस पोएम में जो स्पीकर है वो भी स्कूल्स में जाकर इंस्पेक्शन कर रहा है और उस दौरान जो उसकी फीलिंग्स है उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये 8 डिफरेंट सेक्शंस में बांटी गई है। हर सेक्शन जो है वो एक ऑक्टेव है, यानी वो एक 8 लाइन स्टैंजा है और इसमें अलग अलग छोटी छोटी इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ये सारी इंसिडेंट्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड है। साथ ही बात करूँ मैं अगर हर एक ऑक्टेव की राइम स्कीम की तो वो हो जाएगी ABABABCC। ये इसकी राइमिंग स्कीम चल रही है और इसे फ्रेंड्स ओटावा राइमा भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। बात करें इस पोएम के पोएट की तो W.B. येट्स या विलियम बटलर येट्स जो थे वो एक आयरिश पोएट थे और साथ ही 20th सेंचुरी लिटरेचर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं। उनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में और उनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 में। साथ ही उन्हें द फेमस नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया था 1923 में। फ्रेंड्स, येट्स ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और उनकी पोएम्स जो हैं काफ़ी फेमस रही हैं, जिनमें बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम, द सेकेंड कमिंग, लीडा एंड द स्वान, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़कर इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। आई वॉक थ्रू द लॉन्ग स्कूल रूम क्वेश्चनिंग। यहाँ पर स्पीकर कहते हैं कि मैं एक स्कूल में था और स्कूल के लंबे से कमरे में मैं वॉक कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था और साथ ही कुछ सवाल पूछ रहा था। किससे? अ काइंड ओल्ड नन इन अ वाइट हुड रिप्लाइज, यानी एक नन से। नन आपको पता होगा फ्रेंड्स, क्रिश्चियन मिशनरीज में नन हुआ करती हैं और यहाँ जो स्पीकर हैं वो एक नन से बात कर रहे हैं। ये नन जो है ये स्कूल की टीचर है, बहुत ही काइंड है, बहुत ही ओल्ड हो चुकी है और ये स्पीकर को रिप्लाई देती है, स्पीकर के सवालों का वो जवाब देती है। द चिल्ड्रन लर्न टू साइफर एंड टू सिंग, यानी जो बच्चे हैं वो काउंट करना, मैथ्स बनाना सीख रहे हैं और साथ ही गाने गाना सीख रहे हैं। टू स्टडी रीडिंग बुक्स एंड हिस्ट्री, और साथ ही क्या सीख रहे हैं कि किताबों को कैसे पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री जो होती है उसके बारे में भी सीख रहे हैं। टू कट एंड स्यू, बी नीट इन एवरीथिंग, साथ ही उन्हें कटिंग सिखाई जा रही है, कपड़ों को सीना सिखाया जा रहा है और किस तरह हमेशा से नीट रहा जाए, टाइडी रहा जाए, गंदगी ना फैलाई जाए, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। यानी एक स्कूल का जो माहौल होता है, जो कुछ बच्चों को सिखाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी चल रहा है। इन द बेस्ट मॉडर्न वे, द चिल्ड्रंस आइज इन मोमेंट्री वंडर स्टेयर अपॉन, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिल्कुल मॉडर्न तरीक़ों से हो रहा है। यानी ये जो स्कूल है ये बिल्कुल अपडेटेड है, ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में जैसे पढ़ाया जाता था उस तरह की टेक्निक्स चल रही है। और साथ ही ये जो बच्चों की आंखें हैं ये मोमेंट्री वंडर करती हैं, कुछ समय के लिए रुकती हैं और वंडर से यानी आश्चर्य से देखती हैं, स्टेयर करती हैं। अ 60 ईयर ओल्ड स्माइलिंग पब्लिक मैन, एक 60 ईयर ओल्ड मैन को जो कि स्माइल कर रहा है। ये 60 ईयर ओल्ड मैन कौन है? तो खुद स्पीकर। ये जो स्पीकर है स्माइल कर रहा है बच्चों को देखकर और बच्चे जो हैं वो इसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं और कह सकते हैं एस्टॉनिश हो रहे हैं। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में स्पीकर कहते हैं, आई ड्रीम ऑफ अ लेडन बॉडी बेंट अबव अ सिंकिंग फायर, यानी जो स्पीकर हैं वो ड्रीम देख रहे हैं, एक सपना देख रहे हैं एक वुमेन के बारे में जिसकी बॉडी, जिसका शरीर कैसा है? तो बिल्कुल लेडा के जैसा। फ्रेंड्स, लेडा कौन है? तो लीडा एंड द स्वान,
ये W.B. येट्स की एक बहुत ही पॉपुलर पोएम है और यहाँ पर उसका बहुत सारा रेफरेंस लिया गया है। अभी अगर आप कहेंगे तो मैं उस पोएम को भी ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, पर अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि लीडा एंड द स्वान की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो गॉड ओलंपस हैं वो खुद को एक स्वान में ट्रांसफॉर्म करते हैं और धरती पर आते हैं और एक स्वान के ही रूप में वो लीडा का रेप करते हैं। और रेप के बाद क्या होता है, लीडा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जो उसकी बेटी होती है वो आगे चलकर हेलेन ऑफ ट्रॉय बनती है, जिसके कारण ट्रोजन वॉर्स होते हैं। लीडा बहुत ब्यूटीफुल थी तो ने गॉड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ जो स्पीकर जिस वुमेन के बारे में सोच रहे हैं वो उसका शरीर जो है वो भी लीडा की जैसा है और वो बेंट है, यानी वो झुकी हुई है अबव अ सिंकिंग फायर। एक आग के पास वो झुकी हुई है, आग की गर्मी को वो फील करने की कोशिश कर रही है। अ टेल दैट शी टोल्ड ऑफ अ हार्श रिप्रूफ और ट्रिवियल इवेंट, और साथ ही एक टेल, एक कहानी सुना रही है जो कि क्या है, थोड़ी हार्श है लेकिन कोई छोटी सी इवेंट के बारे में है, यानी कुछ ऐसा है जो बुरा उसके साथ हुआ था लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। दैट चेंज्ड सम चाइल्डिश डे टू ट्रेजेडी, और ये सब कुछ कब हुआ था, तो उसके बचपन में, जब बचपन में उसके साथ कुछ थोड़ी गलत चीज़ हुई, कुछ छोटी सी घटना हुई जिसने उसे दुखी कर दिया और उसका जो दिन था वो कह सकते हैं वो पूरा दिन ही दुख से भरा हुआ हो गया। Told, and it seemed that our two natures blent into a spear from youthful sympathy. और ये स्टोरी जो है ये इस वुमेन ने मुझे सुनाई तो ऐसा लगा कि हमारा ये जो दो नेचर है उसका अपनी ग्रीफ को सुनाने का, मेरा उसकी ग्रीफ को सुनने का, ये ब्लेंड हो गया, यानी मिक्स हो गया। और ऐसा लगता है कि अब दो नेचर्स नहीं है बल्कि एक ही नेचर है, एक स्पीयर बन गया है जो कि किससे कनेक्टेड है, किससे रिलेटेड है, तो उस सिंपैथी से, जो सिंपैथी मैं उस लड़की के लिए फ़ील कर रहा हूँ, उस वुमेन के लिए फ़ील कर रहा हूँ। Or else to alter Plato's parable into the yolk and white of the one shell, या अगर मैं इस बात को प्लेटो के नज़रिए से कहूँ, प्लेटो जो कि एक बहुत ही फेमस फिलोसफर हैं, उनके तरीके से कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हम अब एक अंडे का यॉक और वाइट बन चुके हैं, यानी जो अंडे का पीला हिस्सा होता है और जो सफ़ेद हिस्सा होता है बिल्कुल हम उसी की तरह बन चुके हैं। थोड़ी डिफरेंस है हम में, वो नज़र आती है, लेकिन क्या है, हम एक ही चीज़ में जुड़ गए हैं, हम आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पर स्पीकर कहते हैं, एंड थिंकिंग ऑफ दैट फिट ऑफ ग्रीफ और रेज आई लुक अपॉन वन चाइल्ड और द अदर देयर। और अब मुझे जब वो कहानी याद आ रही है उस वुमेन की जो कि सैडनेस और एंगर से भरी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बच्चे को देखता हूँ और फिर दूसरे बच्चे को देखता हूँ। उस वुमेन से मैं इन बच्चों को कंपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड वंडर इफ़ शी स्टूड सो एट दैट एज, और साथ ही सोचता हूँ कि क्या वो भी इस उम्र में, ये जब वो बच्चों की उम्र की थी, तो वो भी क्या कुछ इसी तरह से खड़ी हुआ करती होगी। फॉर इवन डॉटर्स ऑफ द स्वान कैन शेयर समथिंग ऑफ एवरी पैडलर्स हेरिटेज। फ्रेंड्स, डॉटर ऑफ द स्वान मैंने आपको पहले ही अभी बताया लीडा की स्टोरी में कि डॉटर ऑफ द स्वान यानी उस गॉड ओलंपस और लीडा की बेटी कौन हुई, हेलेन ऑफ ट्रॉय। यहाँ उस हेलेन के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो हेलेन है ये भी क्या करती थी, इसमें भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जो एवरी पैडलर, हर एक कॉमन मैन में पाई जाती है। और वो क्या था कि वो पावर चाहती थी, वो लव चाहती थी, और इसके लिए उसने एक इतनी बड़ी जंग करवा दी। तो स्पीकर यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही आप यूनिक हो सकते हैं, वो भले ही बहुत यूनिक थी, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ तो ऐसी थी जो वो कॉमन पीपल से शेयर करती थी। एंड हैड दैट कलर अपॉन चीक ऑन और हेयर एंड देयर अपॉन माई हार्ट इज़ ड्राइवन वाइल्ड। और साथ ही ये जो स्पीकर हैं वो वापस से उस वुमेन को याद करते हैं कि उसका जो कलर था, उसकी हेयर का, उसकी चीक का, वो इनमें से कुछ बच्चों से मैच करता है। और ये देखकर मेरा दिल जो है उसमें एक्साइटमेंट भर जाती है, ऐसा लगता है मानो वो पागल हुआ जा रहा है। सी स्टैंड्स बिफोर मी एज अ लिविंग चाइल्ड। और साथ ही क्या होता है, वो वुमेन जो है वो ऐसा लगता है मानो मेरे सामने खड़ी है एक बच्ची बन के, यानी वहाँ जो बच्चे थे उनमें से एक बच्ची जो थी वो उस वुमेन से बहुत ज़्यादा मैच करती थी। और यहाँ जो स्पीकर हैं वो उसमें उस वुमेन को, अपनी उस लवर को जिसकी बॉडी लीडा के जैसी थी, उससे कंपेयर करने लगे हैं।
अब यहाँ फोर्थ सेक्शन में पोइट कहते हैं हर प्रेजेंट इमेज फ्लोट्स इनटू द माइंड, यानी वो प्रेजेंट में आज के समय में कैसी दिखती है वो वुमेन, ये बात मेरी दिमाग में अचानक से आई। डिड क्वांट्रोसेंटो फिंगर फैशन इट हॉलो ऑफ चीक एज दो इट ड्रैंक द विंड। फ्रेंड्स, क्वांट्रोसेंटो कौन थे? तो वो एक इटालियन रिनासा पेंटर थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए। तो यहाँ पर स्पीकर कहते हैं कि क्या उस वुमेन का जो चीक था, जो उसके गाल थे और उसके गालों में जो हॉलोनेस थी, क्या वो क्वांट्रोसेंटो ने खुद से बनाए हैं? इतनी ज़्यादा परफेक्टली हैं, ऐसा लगता है मानो वो हवा को ड्रिंक करती है, इसलिए उसके गालों में वो हॉलोनेस है। तो क्या इस तरह की खूबसूरत चेहरे को क्वांट्रोसेंटो ने खुद बनाया है? And took a mess of shadows for its meat। और साथ ही क्या किया है, ऐसा लगता है मानो कि उसने शैडोज़ खाए हैं, यानी परछाइयाँ खाई हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए। उसके चेहरे पर जो चमक है, जो उसके चेहरे की यूनिकनेस है, शेप है, उसे देखकर लगता ही नहीं है कि वो एक नॉर्मल इंसान है। उसकी चीज़ें, उसकी हैबिट्स जो हैं वो कॉमन मैन और वुमेन से मैच करती होंगी, बल्कि ऐसा लगता है मानो वो हवा पीती है और क्या करती है, शैडोज़ खाती है। And I, though never of leaden kind, had pretty plumage once। अब स्पीकर अपने बारे में कहते हैं कि भले ही मैं लीडन काइंड का नहीं था, मैं लीडा के जैसा सुंदर नहीं था, इतना ब्यूटीफुल नहीं था कि कोई मुझे एक माइथोलॉजी के कैरेक्टर से कंपेयर करे, लेकिन मैं भी सुंदर था, मुझे भी प्रिटी प्लमेज था, कभी मैं भी काफ़ी सुंदर हुआ करता था। एनफ ऑफ दैट, अब बहुत हो गया, अब इस बारे में मुझे बात नहीं करनी है, अब मुझे पास्ट में नहीं जाना है। Better to smile on all that smile and show there is a comfortable kind of old scarecrow। यानी मेरे सामने बच्चे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उनकी स्माइल के बदले मैं भी उन्हें देखकर स्माइल करूं, ताकि क्या हो, वो बच्चे कंफर्टेबल हो जाएं मेरे साथ। वो मुझे देख रहे होंगे तो उन्हें अजीब लग रहा होगा, मैं उनके लिए एक ओल्ड स्केयरक्रो की तरह हूँ, तो कम से कम मैं उन्हें ये तो दिखा दूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, काइंड हूँ, और वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। इसलिए मुझे भी उन्हें देखकर अब स्माइल करना चाहिए। अब यहाँ नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट जो हैं वो एक मदर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, व्हाट यूथफुल मदर अ शेप अपॉन हर लैप हनी ऑफ जनरेशन हैड बिट्रेड। यानी वो कहते हैं कि इमेजिन करिए एक यंग मदर, एक यूथफुल मदर के बारे में, जिसकी गोद में एक शेप है, एक बच्चा है, एक बेबी है, और जो हनी ऑफ जनरेशन है। हनी ऑफ जनरेशन हम किसे कहेंगे? तो जो मदर्स मिल्क होता है, माँ का जो दूध होता है, वो बच्चे के लिए शहद की तरह, अमृत की तरह है, माना जाता है। तो ये जो हनी ऑफ जनरेशन है, इसने क्या किया, इसने उसे बिट्रे कर दिया। अब फ्रेंड्स, ये चीज़ समझने से पहले आप एक बात जानिए कि कहा जाता है, ऐसी मिथ है कि माँ का दूध जो है वो एक ड्रग की तरह है। बच्चे जन्म से पहले कहाँ रहते हैं? हेवन में रहते हैं, और जन्म के दौरान उन्हें वो सारी बातें याद रहती है। वो इसीलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि किस तरह वो भगवान से अब दूर हो चुके हैं। लेकिन जब माँ उन्हें अपना दूध पिलाती है तो वो एक ड्रग की तरह काम करता है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि हनी ऑफ जनरेशन, वो जो माँ का दूध है, उसने बिट्रे कर दिया, यानी उसने अपना काम नहीं किया, उसने असर नहीं किया, बच्चों को वो सारी बातें नहीं भुलाई जो उन्हें हेवन के बारे में याद थी। एंड दैट मस्ट स्लीप श्रीक स्ट्रगल टू एस्केप। और वो बच्चे क्या करते हैं, वो या तो सो जाते हैं, या चिल्लाते हैं, या कोशिश करते हैं बचने का, उससे दूर भागने का, ताकि क्या हो, उनकी जो यादें हैं, वो जो यादें जो हेवन से रिलेटेड हैं, वो उनसे दूर न की जाएं। एज रिकलेक्शन और द ड्रग डिसाइड। और ये सब कैसे है? तो उस ड्रग का रिकलेक्शन, यानी जो पहले की रिकलेक्शन है, जो यादें हैं, या जो ड्रग डिसाइड करता है कि क्या उसे भूलना चाहिए, क्या उसे याद रखना चाहिए। ये सब कुछ किस पे डिपेंडेड है? तो माँ के दूध पे। वो एक ड्रग की तरह काम करता है, लेकिन उसका क्या असर हो रहा है यहाँ पर, इसको लेकर के कन्फ्यूजन है। Would think her son did she but see the shape with 60 or more winters on its head। अब यहाँ पर स्पीकर जो हैं वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो माँ जो है वो अपने बेटे के बारे में सोचेगी ये देखकर
क्या देखकर कि उसके बेटे ने 60 और मोर विंटर्स यानी 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा का समय जो है वो यहाँ पर बिताया है। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है ऑन इट्स हेड, यानी उसके बाल पकने लगेंगे। 60 साल जीने के बाद जब वो उसके पके हुए बालों को देखेगी तो क्या वो माँ जो है वो अपने डिसीजन पर, जो उसने डिसीजन लिया बच्चे को जन्म लेने का, उसे अपना दूध पिलाने का, क्या वो उससे एग्री करेगी? A compensation for the pang of his birth or the uncertainty of his setting forth। और ये सब कुछ क्या एक कंपेंसेशन की तरह काम करेगा? जो दर्द उसने सहा, पैंग यानी दर्द, जो दर्द उसने सहा चाइल्ड बर्थ के दौरान, या साथ ही जो एंजाइटी उसने फील की उसे बड़ा करते वक्त, उसे पालते वक्त, कि वो आगे जाकर इस दुनिया में क्या करेगा, क्या नाम कमाएगा, कैसी हरकतें करेगी, जो एंजाइटी हुई, जो दर्द हुआ, क्या ये सब कुछ उसके लिए कंपेंसेट कर सकता है? प्लेटो थॉट नेचर बट अ स्प्यूम दैट प्लेज अपॉन अ घोस्टली पैराडिम ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो फिलोसोफर थे प्लेटो, वो क्या सोचते थे कि जो भी रियलिटी है, विजिबल रियलिटी जो कुछ हमें दिखाई देती है, वो क्या है, किसी वेव के फोम की तरह, किसी वेव की झाग या फेन की तरह है। जबकि जो ट्रू नेचर ऑफ द वर्ल्ड है, जो सच्चाई है, वो कहाँ है? वो उस वेव की, उस लहर के नीचे छुपी हुई है। यानी जो कुछ हम देखते हैं इसमें से कुछ भी सच्चाई नहीं है। जो भी हम देखते हैं वो झूठ है, वो स्प्यूम है। और जो असली सच्चाई है वो क्या है? वो इस रियलिटी, ये जो हमारे सामने दिख रही है हमें, उसके भीतर कहीं छुपी हुई है। सोल्जर एरिस्टोटल प्लेड द टॉस अपॉन द बॉटम ऑफ अ किंग ऑफ किंग्स। अब वहीं दूसरी तरह कहा जाता है कि ये जो एरिस्टोटल हैं, इनके व्यूज़ थोड़े डिफरेंट थे। ये क्या करते थे, ये फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स जो थे उन्हें ही सबसे ज़्यादा रियल कंसिडर करते थे। ठीक है, अब आपको फ्रेंड्स पता होगा कि ये जो एरिस्टोटल हैं ये एज अ ट्यूटर काम करते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट को इन्होंने पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक, इस महान कंकरर की तरह उन्होंने ही बनाया है। तो वो क्या करते थे, वो एरिस्टोटल को उनकी गलतियों के लिए मारा करते थे। उनके पास अपना खुद का एक स्ट्रैप ऑफ लेदर होता था और उससे वो क्या करते थे, बॉटम ऑफ अ किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स यहाँ अलेक्जेंडर को कहा जा रहा है, उसे वो मारा करते थे। आगे कहते हैं वर्ल्ड फेमस गोल्डन थाइड पाइथागोरस फिंगर्ड अपॉन अ फिडल स्टिक और स्ट्रिंग्स। फ्रेंड्स, पाइथागोरस के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा फेमस है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में उनका फॉर्मूला लगाया जाता है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि पाइथागोरस तो वर्ल्ड फेमस हैं और साथ ही उनकी जो एक थाई थी वो गोल्डन थी। उन्होंने सोने की एक थाई बनवाई हुई थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मूवमेंट ऑफ स्टार्स के बारे में पता लगाया था। और उन्होंने वो कैसे किया था, तो एक फिडल स्टिक से, एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े से और कुछ धागों से उन्होंने क्या किया था, स्टार्स के बारे में पता किया था। What a star sang and careless muses heard, old clothes upon old sticks to scare a bird। यानी ये जो स्टार्स हैं ये क्या करते हैं, ये म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। स्टार्स जो हैं वो सिंग करते हैं और जो म्यूज़ है, जिसे हम गॉडेस ऑफ म्यूज़िक या गॉडेस ऑफ पोइट्री कहते हैं, वो इन गानों को सुनती है, बिल्कुल केयरलेसली सुनती है। और उसी से इंस्पायर होकर ये जो पाइथागोरस थे, ये उन स्टिक्स और स्ट्रिंग्स की मदद से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे और फिर उस पर म्यूज़िक बजाया करते थे। लेकिन ये सब कुछ कैसा है, ये सारी जो थ्योरीज़ हैं ये मिलकर अब एक क्या बनती हैं, अ रैजिडी स्केयर क्रो, जो यहाँ पर कहा गया है ओल्ड क्लोथ्स अपॉन ओल्ड स्टिक्स टू स्केयर अ बर्ड। स्केयर अ बर्ड, उसके लिए क्या किया जाता है, स्टिक्स के ऊपर कपड़े डाले जाते हैं, एक स्केयर क्रो बनाया जाता है। तो इतनी सारी थ्योरीज लगाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इन सारी थ्योरीज, इन सारी म्यूज़िक के बाद आखिर हमें क्या मिला, तो सिर्फ एक सिंपल बेकार सा स्केयर क्रो। बोथ नन्स एंड मदर्स वर्शिप इमेजेस। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो नन्स होती हैं, जो चर्चेज़ में काम करती हैं, और जो मदर्स होती हैं, वो दोनों ही किसी चीज़ को वर्शिप करती हैं, किसी चीज़ की पूजा करती हैं। बट दोज द कैंडल्स लाइट आर नॉट एज दोज दैट एनिमेट अ मदर्स रिवरीज।
यानी जो लोग कैंडल्स जलाते हैं, कैंडल्स कौन जलाती हैं, तो जो नन्स होती हैं वो चर्च में कैंडल्स जलाती हैं और वो क्या करती हैं, उनकी जो प्रेयर होती है वो उतनी ज़्यादा सही नहीं होती जितनी कि एक मदर की रिवरी, जितनी कि एक मदर की प्रेयर होती है। वो पावर, वो खासियत एक नन के प्रेयर में कभी नहीं हो सकती है। बट कीप अ मार्बल और अ ब्रॉन्ज रिपोज, क्योंकि ये जो नन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये एक मार्बल स्टैचू को या एक ब्रॉन्ज स्टैचू को उसकी प्रेयर करती हैं, उसी के बारे में प्रार्थनाएं करती हैं, उसी के बारे में अपनी एडवाइस देती हैं। जबकि मदर्स किसकी वर्शिप करेंगी, किसे प्रे करेंगी, तो अपने बच्चों को, वो अपने बच्चों के बारे में सोचकर उनके बारे में प्रे किया करती हैं। एंड येट दे टू ब्रेक हार्ट्स, यानी ये जो मार्बल और ब्रॉन्ज के स्टैच्यूज़ हैं ये भी क्या करते हैं, लोगों का दिल तोड़ देते हैं। अक्सर हम भगवान से कुछ मांगते हैं, हमें नहीं मिलता है और हमारा दिल क्या होता है, वो टूट जाता है। ओ प्रेजेंसेस दैट पैशन, पीटी और अफेक्शन नोज। अब यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो उस मिस्टीरियस गॉड से कह रहे हैं जो कि इन मार्बल और ब्रॉन्ज स्टैच्यूज़ में रहते हैं। उसके बारे में कह रहे हैं कि गॉड जो हैं उन्हें लोग कैसे पहचानते हैं, तो पैशन से, या हो सकता है उनकी जो रिलीजियस बिलीव्स है उससे, या उनकी अफेक्शन से, उनकी लव से। इन चीज़ों से जो ह्यूमंस हैं वो गॉड से खुद को कनेक्ट करते हैं। एंड दैट ऑल हेवनली ग्लोरी सिम्बोलाइज, और साथ ही गॉड क्या हैं, तो जो हेवनली ग्लोरी है, जो हेवन की ब्यूटी है उसे सिम्बोलाइज करते हैं, उसका एक सिंबल माने जाते हैं। और इसीलिए ये नन्स जो हैं वो इन चीज़ों से प्रे करती हैं। ओ सेल्फ बॉर्न मॉकर्स ऑफ मैन्स एंटरप्राइज। और यहाँ पर स्पीकर आगे क्या कहते हैं कि ये सभी जो हैं, ये जो गॉड हैं, ये जो हम प्रे करते हैं जिनसे, ये सभी इमॉर्टल हैं। ये क्या है, इमॉर्टल है, इन्होंने खुद को जन्म दिया है लेकिन ये कभी मरेंगे नहीं। और इसलिए ये क्या करते हैं, ये मैन्स के एंटरप्राइज को, यानी जो मैन की लाइफ है जिसमें चेंज होती है, डेथ होती है, दोबारा से जन्म होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इसका ये क्या करते हैं, ये मॉक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। चूँकि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा नहीं तो ये क्या करते हैं, ह्यूमंस की लाइफ को मॉक करते हैं। Labor is blossoming or dancing where the body is not bruised to pleasure soul. लेबर का मतलब होता है फ्रेंड्स मेहनत या आपके काम का फल। तो आपके काम का फल जो है वो ब्लॉसम करेगा, बढ़ेगा, आपको मिलेगा कब, जब आपका जो शरीर है वो आपकी आत्मा को खुश करने में चोटिल ना हो। यानी ऐसा नहीं है कि आप अपनी सोल को इंटेंसिफाई करने के लिए, उसे प्लेजर देने के लिए क्या करें, अपनी बॉडी को इग्नोर करें, उसे चोट पहुंचाएं। नॉर ब्यूटी बॉर्न आउट ऑफ इट्स ओन डिस्पेयर, और ना ही जो खूबसूरती है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, उनका जन्म कब होता है, जब उन्हें डिस्पेयर यानी निराशा हो, उन्हें सफरिंग झेलनी पड़े। इस तरह से ब्यूटी जन्म नहीं लेती है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पाने के लिए हमें दूसरे को तकलीफ़ देनी पड़ेगी। नॉर ब्लियर्ड आइड विजडम आउट ऑफ मिडनाइट ऑयल, और ना ही जो विजडम है, जो हमारी कह सकते हैं बुद्धि है, समझदारी है, वो कब आएगी, जब हम पूरी रात मिडनाइट ऑयल यानी पूरी रात लाइट जलाकर, लैम्प जलाकर क्या करें, मेहनत करते रहें, तो ही हमें विजडम आएगी। ऐसा नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि हम खुद को तकलीफ़ पहुंचाएं तभी हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा। ये जो बिलीफ है ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। ओ चेस्टनट ट्री ग्रेट रूटेड ब्लॉसमर, यहाँ पर फ्रेंड्स अब ये स्पीकर एक चेस्टनट ट्री को एड्रेस कर रहे हैं। कहते हैं कि चेस्टनट ट्री, तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम बहुत बड़े पेड़ हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्लॉसम करते हो, तुम पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं। अब ये बताओ, आर यू द लीफ, द ब्लॉसम और द बोल, यानी तुम ये बताओ कि तुम तो एक पेड़ हो लेकिन तुम आखिर हो क्या, तुम क्या वो पत्ते हो, या तुम क्या हो, ब्लॉसम हो, फूल हो, या तुम उसका बोल हो, ट्रंक हो। आखिर तुम खुद को किस में इंक्लूड करते हो, तुम कंप्लीटली एक पेड़ हो लेकिन आखिर तुम्हें मैं किस में गिनूं। ओ बॉडी स्वेट टू म्यूजिक, ओ ब्राइटनिंग ग्लैंस, हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस। यानी स्पीकर इन एंड लाइंस में क्या कहते हैं कि जो डांसिंग बॉडी है, जो म्यूज़िक के साथ झूम रही है, डांस कर रही है, और जिसकी ग्लैंस, जिसकी आंखें जो हैं वो ब्राइट हैं, वो प्लेजर से चमक रही हैं, उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये बताओ कि जो डांसर है हम उससे डांस को अलग कैसे कर सकते हैं, यानी हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये एक डांस है और ये डांस करने वाला है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हमने जिस तरह से पहले कहा था कि
येलो एंड वाइट ऑफ द सेम एगशेल, यानी एक ही चीज़ का दो अलग अलग हिस्सा हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ये एक ही हैं। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर इस डांसर को भी कंपेयर किया जा रहा है जिस तरह पिछले लाइंस में एक ट्री को किया जा रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में कई तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मेनली हम समझ सकते हैं कि लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि लाइफ क्या है, ये कंटिन्यूटी की तरह है, चेंजेस आते रहती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं और हमें उसी के अनुसार क्या है, खुद को चेंज करते रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थी W.B. येट्स की पोएम अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।